हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो अभी तक की जो हमारी यात्रा रही है वो भारत की संसद संसद के साथ कार्यपालिका, विधायिका और राज्यों की जो विधायिका है उस पर हमारी बातचीत हुई। आज के लेक्चर में हम भारत की न्यायपालिका पर, भारत की जो जुडिशियरी है उस पर बातचीत करेंगे। किसी भी सरकार का, किसी भी देश की पॉलिटी के अंदर, राज व्यवस्था के अंदर इन तीन स्तंभों का विशेष महत्व है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देश की संघात्मक प्रणाली को जब हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको संघवाद की विशेषता के बारे में बताया था कि अगर आपको पहचानना हो कि किसी देश में संघवाद है कि नहीं या संघात्मक शासन व्यवस्था है कि नहीं, तो तीन प्रमुख लक्षण आपको, तीन की फीचर्स पे फोकस करना है। कौन कौन से? तो मैंने बताया था कि सर्वोच्च संविधान होना चाहिए, दूसरा है कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का अस्तित्व होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंट्री टू बी अ फेडरल कंट्री। तो ये महत्वपूर्ण बात हमने बताई थी आपको। तो आज उसी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, आज के लेक्चर में वही जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसी पर हमारी चर्चा होगी, देश की जुडिशियरी पर। हाल फिलहाल के दिनों में देश की जो न्यायपालिका है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कई सारे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि न्यायपालिका ने ऐसे भी कार्य किए हैं जो परंपरागत रूप से विधायिका के और कार्यपालिका के क्षेत्र के माने जाते हैं। इसी प्रवृत्ति को न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति, जुडिशियल एक्टिविज्म की प्रवृत्ति भी कहा जाता है। यह भी है कि न्यायपालिका ने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, क्रॉस किया है, ये सब बातें भी हैं। बहुत से मुद्दे हैं जो ट्रेडिशनली जो मुद्दे हैं उनके अतिरिक्त भी हवाओं में तैर रहे हैं या फैले हुए हैं। विमर्श का मुद्दा है देश की न्यायपालिका के बारे में। तो ये सब बातें की जा सकती हैं, परंतु इसके पहले आपको न्यायपालिका के औपचारिक स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में पता होना होगा, तभी हम उसके बाद इन सब बातों पर चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं देश में न्यायपालिका के इतिहास से, जुडिशियरी की जहां से नींव पड़ी हमारे देश की। जाहिर सी बात है कि जब भी ऐसी बात होगी तो हमें स्वतंत्रता के पूर्व जाना होगा, पीछे की तरफ जाना होगा, और तब जाके हम जान पाएंगे। तो ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ हम देखते हैं देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है उसके बारे में, जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए देखते हैं। सबसे बात है कि शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वर्ष 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में एक पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को भारत में की जो संघीय अदालत के स्थान पर की गई थी। भारत की संघीय अदालत की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 और प्रीवी काउंसिल के तहत की गई थी। तो वह ब्रिटिश काल के दौरान सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। ये कुछ जानकारियां आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा सा न्यायपालिका के इतिहास से परिचित हों कि सबसे पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। दूसरी बात है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत की गई और स्वतंत्र भारत में 1935 से जो प्रचलन में चली आ रही व्यवस्था थी
जिसे कि फेडरल कोर्ट कहा जाता था 1935 के अधिनियम के माध्यम से। तो फेडरल कोर्ट के स्थान पर एक नए सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुई 28 जनवरी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को भारत की संघीय अदालत के स्थान पर की गई थी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका संबंध पूरे देश की शासन व्यवस्था से था। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में इस रूप में सामने आया। तो इसके बाद कुछ और जानकारी देखें हम। मूल संविधान में प्रारंभिक रूप से ये प्रावधान था कि भारत की जो न्यायपालिका है वो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 न्यायाधीश होते हैं, परंतु इसकी संख्या में परिवर्तन किया जाता रहा। 56 में 11 की संख्या हो गई, 1960 में 14 न्यायाधीश बढ़ गए, 1978 में 18 तथा 86 में 26 तक की वृद्धि कर दी गई और वर्तमान में यह संख्या 34 तक पहुंच गई है। तो इस संख्या में निरंतर जो है मुख्य न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि होती रही है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है और जितने कक्ष बने हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सभी कक्षों में सुनवाई चल रही है पूरी क्षमता के साथ में। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, इस पर भी सवाल आते रहते हैं। तो चलिए कुछ बातें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में तथ्यात्मक जानकारियों पर के साथ ही कंसेप्चुअल जानकारियों पर चलें। आपकी जानकारी के लिए जितनी तथ्यात्मक जानकारी हो सकती थी वो मैंने उपलब्ध कराई है। कुछ और भी बातें हम देखेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। कोई ऐसी बात हो तो घबराना नहीं है। परीक्षा में, एग्जाम में कहीं भी घबराना नहीं है। एग्जाम और परीक्षाओं की सफलता की पहली शर्त ये है कि घबराना नहीं है। कितना भी कूल आप रहें, कितना भी तनाव का क्षण हो, आपको घबराना नहीं है। कहते हैं एक बार किसी जो है कोई विदेशी पर्यटक आए और भारत में मदन मोहन मालवीय जी से मुलाकात की उन्होंने, और बनारस जो BHU जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हो रही थी, उस समय में हो गई थी। मालवीय जी से उन्होंने कहा कि वो विश्वविद्यालय देखना चाहते हैं। तो मालवीय जी ने कहा ठीक है देख लीजिए विश्वविद्यालय। उन्होंने अपने एक सहयोगी को कहा कि ऐसा है कि इनको विश्वविद्यालय घुमाइए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन सर कल तो जो है छुट्टी है, अवकाश का दिन है, इसलिए इनको नहीं दिखाया जा सकता। तो मालवीय जी ने कहा कोई बात नहीं, इनको बाहर से दिखा दीजिए, कक्ष के बाहर बाहर से अंदर की तरफ अगर कक्षों में प्रवेश ना मिले तो फैकल्टी के अंदर से ही डिपार्टमेंट के दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा लेकिन सर कल तो डिपार्टमेंट्स भी बंद होंगे, तो इनको बाहर से भी दिखाना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तो इनको बाउंड्री के किनारे किनारे जो रास्ते बने हुए वहां से इनको दिखा दीजिए। तो जो अंग्रेज पर्यटक आए थे, विदेशी पर्यटक, उन्होंने कहा कि बस कीजिए, मैं समझ गया कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी किस दम पे कायम की गई है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय इस कोई बात नहीं के दम पर ही कायम किया गया है। तो वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घबराने की जरूरत नहीं है। विपरीत से विपरीत, एडवर्स से एडवर्स, विषम से विषम स्थितियों में आपको बैलेंस बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट पर और भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले चलें क्या प्रावधान है। थोड़ा सा मैं आपको इंडियन जुडिशियरी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूं। सामान्यतः संघात्मक जो न्यायालय होते हैं, वैसे ये सब विशेषताएं हम लोग शुरू के लेक्चर्स में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ से शुरुआत हो रही तो हम यहीं से करें। तो
वैसे जो भी संघात्मक व्यवस्था वाले देश होते हैं ज्यादातर, खासकर जो क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो शास्त्रीय उदाहरण है संघवाद का, देश का, विश्व का जो पहला संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका की दोहरी प्रणाली है। यानी कि दोहरी प्रणाली का अर्थ है, दोहरी प्रणाली का अर्थ है कि वहां संघ के न्यायपालिका, संघ के लिए या संघीय मामलों के लिए अलग न्यायालय तथा राज्यों के अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर अपना न्यायपालिका का तंत्र, न्यायपालिका का तंत्र। बहुत आसान शब्दों में अगर आप समझें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर ही उनका अपना सुप्रीम कोर्ट है। तो ज्यादातर ऐसे मामलों में उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और पूरे देश के लिए संघात्मक मामलों के लिए उनका अपना फेडरल कोर्ट है, जिसमें कि वो सुनवाई होती। तो दोहरी, डबल न्यायपालिका की प्रणाली है। उससे भिन्न भारत में एकल न्यायपालिका है। न्यायपालिका कैसी है? एकल प्रणाली है, सिंगल सिस्टम है। इसमें दोहरी प्रणाली नहीं है। केंद्र और राज्य के स्तर पर इकहरी न्यायपालिका है। या सिंगल जुडिशियरी, सिंगल जुडिशियरी या इकहरी न्यायपालिका का सिस्टम है वहां पर, हमारे देश के अंदर में, भारत के अंदर ये है। जबकि यूएसए के अंदर दोहरी न्यायपालिका प्रणाली है। तो एक संघात्मक देश होने के बावजूद, एक फेडरल व्यवस्था वाला यूनियन होने के बावजूद भारत में इकहरी न्यायपालिका है। कभी कभी राज्यों का या संविधान के विशेषज्ञों का, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ये एलिगेशन होता है, आरोप होता है कि भारत वास्तव में संघात्मक व्यवस्था वाला देश नहीं है। दो प्रणाली होनी चाहिए। जब दो शासन व्यवस्थाएं होती हैं, दो प्रकार का सिस्टम होता है, तो क्यों नहीं न्यायपालिका भी दोहरी हो। तो बहरहाल आपके लिए जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि भारत में इकहरी न्यायपालिका है। तो इसी का जो स्ट्रक्चर है इस न्यायपालिका का, वो कैसा है? तो थ्री टायर स्ट्रक्चर है भारत की न्यायपालिका प्रणाली का, जिसमें शीर्ष पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। शीर्ष पर कौन है? उच्चतम न्यायालय है। इंडियाज अपेक्स कोर्ट इज अ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। उसके पश्चात उच्च न्यायालय है, और देन अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो देश की न्यायपालिका का स्ट्रक्चर ये है, सबसे टॉप पर, शीर्ष पर, जिसे हम अपेक्स कोर्ट कहते हैं, भारत का सुप्रीम कोर्ट है। अपेक्स कोर्ट शीर्ष न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, और हर जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों का स्ट्रक्चर है। और भारत की न्यायपालिका इस प्रणाली के माध्यम से न्याय प्रदान करती है। अलग अलग तरह के कार्य हैं, अलग अलग तरह की भूमिकाएं हैं न्यायपालिका के, जहां की शीर्ष न्यायालय, उच्चतम न्यायालय देश में संघात्मक न्यायालय की भूमिका भी अदा करता है, और अपील के तौर पे सर्वोच्च न्यायालय के तौर पे भी काम करता है। वहीं हर राज्यों का जो हाई कोर्ट है उसकी अपनी भूमिका है, वो नीचे की अदालतों के लिए अपील के तौर पे काम करता है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा कई सारे रोल्स हैं और सारी भूमिकाओं को हम धीरे धीरे नज़र डालेंगे कि किस किस न्यायालय का क्या क्या काम है, क्या क्या भूमिकाएं हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। अभी के लिए इंडिया का जो सिस्टम है न्यायपालिका का, वो ये है। तो चलते हैं और हम देखते हैं आगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के विषय में क्या बातें कही गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में संविधान कौन से प्रावधान करता है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विषय में हम थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। कुछ प्रावधान होंगे जो हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के एक साथ डिस्कस करेंगे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। तो हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और घबराना नहीं है ना, क्योंकि जहां डर लगा वहीं पे समझिए काम बिगड़ने वाला है आपका। तो क्या करना है, वही कुछ पी लेना है और फिर डर के आगे जीत जाना है। मतलब अच्छी चीजें आपको जो है, सफलता का विश्वास जो है आपको अपने अंदर अर्जित कर लेना है, उसको आत्मसात कर लेना है और फिर डर के आगे जीत जाना है। डरना है और फिर जीत जाना है। डरना भी जरूरी है। बहुत सी बातें आपने देखा है, डरना जरूरी, बिल्कुल ही डर नहीं लगेगा तो आप पढ़ना बंद कर देंगे। तो डरना जरूरी है। इसके बाद यह है कि डरना मना है और डर के आगे जीत है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। तो भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, अब हम इसे शॉर्ट में एससी लिख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में जो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 124। और अगर आप इस अनुच्छेद को में केवल नंबर गेम्स से ही केवल अगर इसको टर्न कर दें, 124 को अगर आप 214 कर दें, तो यहाँ पर हाई कोर्ट्स के लिए प्रावधान हो जाते हैं। हाई कोर्ट्स के लिए या उच्च न्यायालय के लिए प्रावधान हो जाता है। तो कई संयोग है, कोइंसिडेंस है, लेकिन याद करने के लिए कोई बुराई नहीं है। कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं केवल नंबर्स पलट दिए जाएं तो अपने आप में जो प्रावधान स्टेट्स के लिए है, जो केंद्र के लिए है, वही राज्यों के लिए हो जाता है।
ऐसे ही जिक्र कर लें कि अगर अनुच्छेद 123 देखें, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो 213 में 213 में केवल नंबर्स अगर आप चेंज कर दें तो वो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो जाती है। तो बड़ा ये जो है अपने आप में आसान है। और तो अनुच्छेद 124 बहरहाल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 124 जहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान करता है, वहीं आर्टिकल 214 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान करता है, वहीं आर्टिकल 214 हाई कोर्ट्स के लिए प्रावधान करता है। 214 हाई कोर्ट के लिए प्रावधान करता है। तो क्या कहता है 124 एक कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। वैसे ही जैसे हमने आपको बताया है कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, तो एक स्पेशल ग्रिप आपकी हो, आर्टिकल वाइज भी कुछ चीज़ें आपको पता हो, संविधान का एक अपना व्यवस्था भी आपको पता हो पॉलिटी की, उसका अपना एक अलग मजा है, बजाय गाइड्स वगैरह से आप केवल जानते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे कैसे बताया था आपको, एक बार फिर से भारत का एक राष्ट्रपति होगा, फिर ऐसे ही भारत की एक संसद होगी, फिर ऐसे ही भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उसी क्रम में भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो ठीक है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इससे कौन इनकार करता है। तो मेरे साथ बने रहने वाले लोग दूसरा सवाल अपने आप जानते हैं कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन कौन है। तो लिखा हुआ है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह मुख्य न्यायमूर्ति और इस समय 33 के सदस्यों से मिल करके बनेगा, जिसमें प्रारंभ में 7 था। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा 33 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा। अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। इसके अलावा कौन नियुक्त करेगा, अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपकी नियुक्ति कौन करेगा, कौन बनाएगा। राष्ट्रपति तो निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, संसद के सदस्यों के निर्वाचन को हमने देखा। क्या जो है भारत के जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको कौन नियुक्त करता है। तो पढ़ते आ रहे हैं आपको ज्यादातर चीजों के उत्तर, कम से कम संघ की ज्यादातर जो नियुक्तियां हैं कौन करेगा। यहां से तो आसान हो जाना चाहिए, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो सरल है। राष्ट्रपति के अलावा और कौन, राष्ट्रपति के अलावा दूसरा कौन हो सकता है, जब देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति उनके पास में है। प्रशासनिक प्रमुख वो हैं, विधायी कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो शीर्ष में हैं। तो इसका स्वाभाविक सा अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। तो नियुक्ति कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। इस संबंध में आपने ये सुना होगा, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इस संबंध में आपने सुना होगा कि भारत के जो
न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, उनकी नियुक्ति एक कोलेजियम द्वारा की जाती है। और अगर आपकी जानकारी हो कोलेजियम का अर्थ क्या है, और यदि नहीं भी है तो भी इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि एक कोलेजियम के माध्यम से की जाती है। कोलेजियम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ सीनियर मोस्ट जजेज से मिलने वाला एक ग्रुप है, एक कमेटी है, एक आयोग है, जिसमें कि ये लोग शामिल होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सीनियर मोस्ट जजेज कुछ जो है शामिल होते हैं, उनकी संख्या भी है। तो वो लोग जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो अब आप ये भिन्न व्यवस्था जानते हैं कि ज़्यादातर लोग सुनते रहते हैं, खासकर समाचार पत्रों वगैरह के सुनने से। तो आपकी जानकारी में आता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कोलेजियम उसकी नियुक्ति करता है या कोलेजियम सिफारिश करता है। तो इस संबंध में हम जानकारी थोड़ा सा लेना चाहेंगे कि वास्तव में संविधान जो बात स्पष्ट करता है कि सिद्धांतः की एक अंग के पदाधिकारी की नियुक्ति दूसरा अंग करेगा, ताकि एक नियंत्रण एवं प्रति संतुलन बना रहे। लेकिन यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को इसी सिद्धांत के अंतर्गत ये रोल दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करे। परंतु वास्तव में संविधान में यह लिखा था कि राष्ट्रपति ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेगा। प्रावधान यह भी था कि मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श लेगा। ये बात संविधान में लिखी है कि राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश से भिन्न, अब मुख्य न्यायाधीश से भिन्न, चीफ जस्टिस के लिए नहीं, मुख्य न्यायाधीश से भिन्न न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श लेगा। चीफ जस्टिस सीजेआई से अवश्य परामर्श लेगा, से अवश्य परामर्श लेगा। तो ये एक प्रावधान था भारत के संविधान में कि भले राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस को छोड़कर, चीफ जस्टिस के मामले में अपना निर्णय है यानी कैबिनेट के सलाह से, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की दशा में वे मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श लेंगे। अब ये जो परामर्श शब्द है, न्यायपालिका ने कुछ वाद के माध्यम से, कुछ केसेज उसके सामने आए और उसने परामर्श शब्द का इवोल्यूशन किया। न्यायपालिका ने बताया ना, हमने संविधान वही है जो देश की न्यायपालिका कहती। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार देश की सुप्रीम कोर्ट के पास है, शीर्ष अदालत के पास में है, और विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से अनुच्छेद क्या है उन पर प्रकाश उन्होंने ही डाला है। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति चूंकि परामर्श लेंगे, तो ये जो परामर्श की प्रक्रिया, ये धीरे धीरे परामर्श की प्रक्रिया इवॉल्व होने लग गई। और परामर्श का अर्थ सहमति, और सहमति के बाद
वरिष्ठ न्यायाधीशों की सहमति जो बाध्य होगी इस निर्णय पर पहुंचे। तो कौन से केसेज हैं जिसमें कि भारत के न्यायालय ने ये शक्तियां विकसित की, उनको फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस इस रूप में जाना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संबंध में ये जो केसेज थे, इन केसेज ने भारत के संविधान की जो भूमिका है उसको निर्धारित कर दिया कि क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस के रूप में ये मुकदमे जाने जाते हैं। इसमें ये बताया गया लास्ट में जो अंतिम रूप से कि एक कोलेजियम इससे निर्मित हुआ, इस प्रकार के एवोल्यूशन से, और कोलेजियम अस्तित्व में आया। कोलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई प्लस सुप्रीम कोर्ट के एससी के 4 सीनियर मोस्ट जज शामिल होते हैं। और ये जो कोलेजियम है वास्तव में यही निर्धारित करता है, यही कोलेजियम निर्धारित कर देता है कि किसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में की जाएगी। अब पहले ये था कि ऐसे न्यायाधीश और ये जो मामले हैं उसमें केवल सलाह परामर्श के रूप में होगी, फिर इसके बाद सहमति के रूप में अस्तित्व में आ गई, और इसके पश्चात ये जो था ये बाध्यकारी सलाह हो गई। तो इस प्रकार से इवॉल्व होकर के यह पूरी प्रक्रिया अस्तित्व में आ गई। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किस तरह से न्यायपालिका ने धीरे धीरे ये शक्ति अपने हाथों में हासिल कर दी। कई बार इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना इसलिए की जाती है कि वास्तविकता में एक अंग को दूसरे जो ऑर्गन है उसकी नियुक्ति करने का अधिकार होना चाहिए ताकि संतुलन एवं नियंत्रण बना रहे। तो संतुलन एवं नियंत्रण बने रहने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अंग अपने सदस्यों की नियुक्ति खुद न करे, अपने ही मामले की नियुक्ति वो न करे। तो जबकि यहाँ पर इस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया, तो यहाँ पर न्यायपालिका ने अपने सदस्यों की नियुक्ति स्वयं अपने हाथों में ले ली। तो ये एक प्रकार से संतुलन के क्षेत्र में एक प्रकार से बदलाव था, चेंज था। यद्यपि न्यायपालिका का इसमें तर्क था कि न्यायपालिका की सुरक्षा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हमने ये शक्ति अपने हाथों में ली है। भारत की जुडिशियरी को निष्पक्ष बने रहना, निडर बने रहना, उसकी कार्यप्रणाली में कोई हस्तक्षेप न बने, बिना दबाव के कार्य करे, इसके लिए आवश्यक है कि जजेज की नियुक्ति में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप न हो। न्यायपालिका का तर्क था कि यदि राजनीतिज्ञों के हाथों में या देश की जो कार्यपालिका है उसके हाथों में न्यायाधीशों की नियुक्ति रहेगी तो संभव है कि न्यायाधीश प्रलोभन में आ जाएं या फिर किसी तरह से उनका निर्णय प्रभावित हो। इसके पीछे मोटी मोटी मान्यता ये थी। तो इसीलिए न्यायपालिका ने कई जो कुछ मुकदमे आए जिनको कि फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस के नाम से जाना जाता है, तो उन मुकदमों में उसने अपनी शक्ति
को विकसित किया। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि फर्स्ट जज केस में जो परामर्श था, वास्तव में परामर्श शब्द पर जोर था, यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा। सेकेंड जज केस में ये था कि परामर्श नहीं, परामर्श का अर्थ है सहमति। राष्ट्रपति को और न्यायपालिका के जो सीनियर मोस्ट जो जजेज हैं मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ, उनकी सहमति होनी चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए निर्णयों में। जबकि 1998 में बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया, थर्ड जज केस जिसे हम कहते हैं थर्ड जज केस, उसमें बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया, ये टर्म आ गया। और यहीं से कॉलेजियम का विकास हुआ, जिसे आप कॉलेजियम के नाम से जानते हैं। यहीं से इसका विकास हुआ, कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम सिस्टम विकसित हुआ और हाल ही में सरकार ने 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से एक NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की नियुक्ति की बात की, परंतु भारत की जो न्यायपालिका थी उसका ये मानना था, उसकी आपत्ति थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट एक दो मुख्य न्यायविद यानी प्रख्यात सदस्य और कार्यपालिका के विधि मंत्री के साथ शामिल होने से इसमें न्यायपालिका के बाहर के सदस्यों का बहुमत हो जाएगा और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इसलिए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को इनवैलिड ठहराया और 99वां संविधान संशोधन भी इनवैलिड हो गया। तो इस प्रकार NJAC वाला प्रावधान समाप्त हो गया और अभी भी कॉलेजियम प्रणाली भारत के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति की अवस्था में मेन सिस्टम बना हुआ है। और इस सिस्टम में अगर आपसे सवाल पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम नहीं करता है। ध्यान रखना है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें अचानक से हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और वो पूछते हैं इसको कैसे उड़ाना है, तो कहते हैं एक लाल बटन दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने उसको दबा दिया, तो जबकि उसको नहीं दबाना है। तो कॉलेजियम नियुक्ति नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। ये व्यवस्था मैकेनिज्म है। कॉलेजियम सलाह देता है, सुझाव प्रस्तुत करता है। अब ये अलग बात है कि उसने ये विकसित कर लिया है कि सलाह को मानना ही होगा, तो कैबिनेट को यानी सरकार को और सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति तक ये सलाह पहुंचती है।
राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ये अधिकार है, लेकिन अंततः उन्हें इस सलाह को मानना ही पड़ेगा। वर्तमान स्थिति यही है और उसके अनुसार वो नियुक्ति करेंगे। तो जो भी है इसका जो पहलू सकारात्मक नकारात्मक, ये भी सच है कि भारत की जो जुडिशियरी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें अपारदर्शिता है। नियुक्तियों में न्यायाधीशों की अपारदर्शिता है, स्पष्ट मानक नहीं है। प्रायः एक ही परिवार से न्यायाधीशों की नियुक्ति पे आपको मिल जाएगी। पता चला कि दादाजी जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनका बेटा भी न्यायाधीश हो गया और पोता भी न्यायाधीश हो गया। आपको मिलेंगे ऐसे उदाहरण, भारत की न्यायपालिका के अंदर आपको मिलेगा। तो वाई जस्टिस चंद्रचूड़ या ऐसे तमाम नाम हैं जिनको आप देखेंगे कि उनके फैमिली के लोग भी न्यायाधीश थे। एक जुडिशियल बैकग्राउंड होता है और उसी से लोगों की नियुक्तियां होती रहती हैं। तो इस संबंध में आरोप हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कॉलेजियम प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये इवॉल्व हो के आया। तो पीटी के लिए इतनी बातें ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अब प्रश्न ये है, अब इस मामले पर सोचा जाना चाहिए कि कोई योग्यता वगैरह है कि राष्ट्रपति जी और कॉलेजियम भाई दोनों मिल करके कॉलेजियम और राष्ट्रपति का जो खेल है, इस खेल से ही खाली नियुक्ति मिल जानी है। अगर ऐसा ही करना है तो फिर प्रधानमंत्री बनने का और संसद सांसद बनने का काम ज़्यादा बेहतर है। तो जी नहीं, यहाँ पर कॉलेजियम का मामला तो बाद में आएगा। पहली बात यह कि आपके पास योग्यता होनी चाहिए। किसी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या योग्यताएं हैं एक बार फिर से। फिर से लाइन खींच देते हैं, बाउंड्रीज बना देते हैं, सीमाएं बना देते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट और इधर रंग भी बदल देते हैं और इधर हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, है ना? मन में इच्छा जाग जाती है कि ये पद पे भी हम शामिल हों, ये पोस्ट भी मिल जाए, मैं ये होता। कभी कभी तैयारी वैयारी अच्छी करने का मन नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किताबें वगैरह खरीद लेते हैं, ये चुन लेते हैं कि मुझे ये बनना है, एक नेम प्लेट लगा लेंगे कि मुझे ये बनना है, आईएएस बनना है। 2 दिन बाद फिर कहते हैं कि ये नहीं बनना है, अब ये बनना है, बैंक में जाना है, मुझे बैंक का मैनेजर बनना है। फिर कुछ दिनों में नहीं, मुझे जो है मंत्री बनना है। तो नेम प्लेट चेंज करते रहिए। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तय करके रख लेते हैं कि अब यही पढ़ना है, किताब रख लेते हैं टेबल पे और अगले महीने दिन 10-15 दिनों तक वहीं पे रखी रहती है। कुछ लोग तो पेज में वाटर मार्क वगैरह तो वो लगा के रखते हैं, जिससे कि उनको ये बुक मार्क, जिससे उनको ये पता चल जाए यही पेज पढ़ना है और वो उतने कितने दिनों बाद वो पेज खुलता है। तो ये है, तो अलग अलग तरह के शौक हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, इसके संबंध में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। कितना? 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक बात है। और क्या योग्यता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश होना ही होगा। 10 वर्ष तक 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। फिर क्या है?
10 वर्ष तक, 10 years, 10 वर्ष तक दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता यानी एडवोकेट रहा हो। तो और तीसरी शर्त है, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, 1 ये, 2 ये, और थर्ड जो बात है वो है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। द टर्म इज एमिनेंट ज्यूरिस्ट, यानी पारंगत विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता, विधिवेत्ता हो, एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, ज्यूरिस्ट हो। 3 important conditions are provided by constitutions. फर्स्ट वन कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं तो उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ये तो बड़ी जेन्युइन सी बात है भाई, इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 साल तक अगर आप हाई कोर्ट के जज ना रहे हो तो 10 साल तक आप एडवोकेट रहे हो, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में। कहाँ पे? हाई कोर्ट में आप एडवोकेट रहे हो और तब आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। और यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पे जरूर खींचूंगा, यहाँ बोलना पड़ेगा आपको, कहीं कहीं बोलना पड़ जाता है क्योंकि आप ऐसे ध्यान देंगे नहीं, तो मैं यहाँ बोलना पड़ेगा मुझे कि तीसरी टर्म्स कंडीशंस को भी ध्यान रखें कि या तो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो तीनों शर्तें हैं, 3 अलग अलग योग्यताएं हैं। 5 वर्ष तक आप जो है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों, 5 ईयर तक, तो तब आप योग्यता रखते हैं। कॉलेजियम आपके नाम की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति अंडर हिज वारंट एंड सील, अपने हस्ताक्षर और सील और मुद्रा से आपको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। कंडीशन 2 कि आपको 10 वर्ष 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का आपको एडवोकेट होना पड़ेगा, वकील होना पड़ेगा, वहां पे प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, तब आप नियुक्त हो सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। और जो तीसरी शर्त है, जहां मैंने कहा कि मुझे ध्यान आपका खींचना पड़ेगा, कई बार परीक्षा में आता है, विकल्प के तौर पर होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक है, या कौन सी शर्त है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अनिवार्य नहीं है। तो पारंगत विधिवेत्ता, एमिनेंट ज्यूरिस्ट वाली शर्त भी है। राष्ट्रपति की राय में कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, पारंगत विधिवेत्ता है, लॉ का एक्सपर्ट है अपने आप में, कानून और संविधान का, ऐसे व्यक्ति को भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये 3 महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं। हाई कोर्ट के मामले में क्या है, तो थोड़ा सा हम हाई कोर्ट के मामले में देखेंगे कि हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश नियुक्त होना है तो उसके लिए क्या योग्यता है। तो मिलती जुलती योग्यताएं हैं कि अगर आपको किसी उच्च न्यायालय का, यदि आपको किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तब आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में कि 5 वर्ष तक आप किसी 5 वर्षों तक आप किसी
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों, 10 वर्षों तक आप 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहे हों, तब आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं। तो अगर आपको हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त रहना है तो इसके लिए क्या योग्यता है? तो इसके लिए योग्यता है कि आपने योग्यता यह है कि आप कम से कम भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया है, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। तो अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तब क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ आपने देखा कहाँ का न्यायाधीश होना चाहिए, उच्च न्यायालय का। तो अब हाई कोर्ट का ही न्यायाधीश बनना है, हाई कोर्ट में है नहीं, तो क्या है कि 10 वर्ष तक, पहली कंडीशन क्या है कि 10 वर्षों तक, और ये जो नियुक्ति वगैरह की शर्त है ये अनुच्छेद 124 में ही लिखी हुई है, 124 में, जबकि यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता की शर्त है वो 217 या 217 में लिखी हुई है। तो क्या है पहली शर्त? क्या है पहली शर्त? कहती कि 10 वर्षों तक आपने कोई न्यायिक पद धारण किया हो, कोई न्यायिक पद या जुडिशियल ऑफिस धारण किया हो। दूसरी बात है वकालत वाली, यहाँ भी है एडवोकेट वाली, कि किसी उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। तो क्लियर है, स्पष्ट हो गया है। एक शर्त है आपकी, पहली शर्त है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है भैया, तो हाई कोर्ट में जज होना पड़ेगा ना। तो जैसे बीए करोगे फिर एमए करेंगे ना, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो हाई कोर्ट में जज होंगे तब तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की बात आएगी। तो कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों सुप्रीम कोर्ट की स्थिति में, और फिर 10 साल तक अगर आप किसी उच्च न्यायालय में वकील भी रहे होंगे, एडवोकेट भी रहे होंगे, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। ये तीसरी महत्वपूर्ण शर्त भी मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि परीक्षा में सवाल आया हुआ है और आपके द्वारा गलत किया गया है। आप लोगों के द्वारा इस क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से, लंबा अनुभव होने की वजह से मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ। गुरु का तो अर्थ ही है कि आपको खतरे से बचा ले, तो वही खतरा है कि पारंगत विधिवेत्ता, एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी है तो भी राष्ट्रपति उसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त कर सकते हैं। हाई कोर्ट की मामले में अनुच्छेद 217 में इसका वर्णन है कि
सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जज की क्या शर्त है, तो कम से कम 10 वर्ष तक जुडिशियल ऑफिस कोई धारण करना चाहिए, नीचे ही होगा। आप डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं या इस तरह के कोई न्यायाधीश हो सकते हैं, और इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, उससे अधिक न्यायालयों का 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। हमने तो तक अधिवक्ता रहा हो। तो समझ गए आप कि योग्यता क्या है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज होने का, दोनों का कंपैरिजन आपके पास में है। फार्मूला क्या है यहाँ, 5+10 है। सूत्र वाक्य क्या है, 5+10, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज होने का सूत्र क्या है, 5+10। आप जानते हैं 5 साल जज 10 साल वकील, 5 साल जज 10 साल वकील, एडवोकेट, एडवोकेट। और यहाँ की स्थिति में जो फार्मूला है वो है 10+10, जहाँ की 10 साल जज हैं, कहाँ रहेंगे, नीचे कहीं रहेंगे, कोई जुडिशियल ऑफिस धारण करेंगे, और 10 साल एडवोकेट रहेंगे। कहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एडवोकेट आपको वकालत जो है हाई कोर्ट में ही करनी है केवल, और कहीं भी आपको नहीं करना है। तो ये एक कंपैरिजन है, इम्पोर्टेंट ये जानकारी है, आप इसको ध्यान दें, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है नोट कर लें आप, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार अगर अपने पद पर नियुक्त हो गए तो कब तक काम करेंगे। तो पहली बात यह है कि वो 65 वर्ष तक की आयु तक, सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष की आयु तक कार्य करेगा। नोट कर लें आप, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद को धारण करेगा। एक बार नियुक्ति के पश्चात 65 वर्ष तक धारण करेगा, जबकि हाई कोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष तक पद धारण करेगा। 62 ईयर एंड 65। एक बार नियुक्ति के बाद ये 65 वर्षों तक न्यायाधीश पद धारण करेंगे, जबकि ये लोग 62 वर्षों तक अपना पद धारण करेंगे। तो अगर ड्यूटी एक्सटेंड करानी है, कार्यकाल बढ़वाना है, तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाइए, यही तरीका है। एक प्रलोभन हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो जाते हैं तो जो ड्यूटी पीरियड है, कार्यकाल है, वो बढ़ जाएगा। तो इधर 62 वर्ष है, इधर 65 वर्ष है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है उसके लिए हमें इसको साफ करना ही पड़ेगा, और वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको उनको केवल साबित कदाचार के आधार पर ही अपने पद से हटाया जा सकता है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए आप इसमें कैसे हटाया जा सकता है।
साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जाना। आप देखें कि अलग अलग संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए अलग अलग आधार है। राष्ट्रपति को पद से तभी हटाया जा सकता है जबकि जबकि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करें। जबकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो टर्म्स दिया गया है कि कब हटाया जाना होगा, तो वो ये है साबित कदाचार, साबित कदाचार तथा असमर्थता। साबित कदाचार प्लस असमर्थता। साबित कदाचार को प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर बिहेवियर और असमर्थता को इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी, ये दो मुख्य आधार हैं। इन्हीं आधारों पर केवल साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को साबित कदाचार और असमर्थता, इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, केवल इन दो आधारों पर ही अपने पद से हटाया जा सकता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इन दो आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता। कैसे हटाएंगे? तो वही प्रक्रिया है, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित कर दे। दो शर्तें इसमें होती हैं। उपस्थिति कितनी हो, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत। हम हमेशा आपको इसीलिए बता रहे हैं कुल सदस्य संख्या का बहुमत। केवल राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी है जहां सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत को डिस्कस करते हैं। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 2/3 की जरूरत पड़ती है। बाकी आप यहाँ देखें कि और जगहों पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, एक शर्त आना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, प्रेजेंट कितनी होनी चाहिए? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित होना चाहिए, बहुमत उपस्थित होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण शर्त ये है कि उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, अगर ऐसा प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग पारित हो जाए तो उच्चतम न्यायालय एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अपने पद से हटना पड़ेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात अनुमति से हटना पड़ेगा। इस संबंध में न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 विशेष रूप से कार्य करता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 वर्क करता है, जिसमें कि
ये प्रक्रिया दी गई है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। तो संविधान इस प्रावधान को देता है और इस प्रावधान के पालन में प्रूव्ड मिसबिहेवियर सिद्ध हो, इनकैपेसिटी प्रूफ हो, तो ये सब करने के लिए कुछ मैकेनिज्म चाहिए ना। एक लाइन में तो बात बनेगी नहीं। तो भारत की संसद ने कानून बनाया जिसको हम लोग न्यायाधीश जांच अधिनियम के तौर पर जानते हैं। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम क्या है कि 100 सदस्य लोकसभा न्यायाधीश 1968 क्या प्रक्रिया है? 100 सदस्य लोकसभा के या 50 सदस्य राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति को सूचना देते हैं। 100 सदस्य लोकसभा या 50 सदस्य राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष को, जो भी स्थिति हो, सभापति या अध्यक्ष को सूचना देते हैं कि वे ऐसा प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। तो अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर स्वीकार करते हैं तो एक 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा। अगर स्वीकार करते हैं तो 3 सदस्यीय समिति जिसमें सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज नंबर 1, नंबर 2 उसमें प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल होंगे। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और तीसरा प्रतिष्ठित न्यायवादी, ये 3 लोग शामिल होते हैं। और समिति यदि साबित कदाचार का दोषी पाती है तो सदन उस प्रस्ताव पर विचार करती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। 100 सदस्य लोकसभा के या 50 सदस्य राज्यसभा के यदि सूचना देते हैं तो एक समिति बनाई जाती है। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अन्य न्यायाधीश कोई जैसी परंपरा हो, इसके पश्चात उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश
और प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल होते हैं। भारत के इतिहास में वी रामास्वामी के खिलाफ भी चला था, लेकिन अभी तक किसी भी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव, रिमूवल का प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं कि वैसे तो महाभियोग शब्द यानी इम्पीचमेंट शब्द संविधान सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग करता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी लोग महाभियोग का ही प्रयोग करते हैं। मीडिया भी यही प्रयोग करता है, कई बार प्रश्न पत्रों में भी यही शब्द आता है। इसमें चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। हमें क्या करना है, जो आपको एग्जाम पास करना है, वस्तुतः इसलिए क्योंकि प्रक्रिया है एक अलग से हटाने की। जबकि आप देखते हैं कि संविधान के जानकार के नाते, अब तो मैं यही कहूँगा कि आप संविधान के जानकार हैं, तो संविधान के जानकार के नाते आप जानते हैं कि दोनों की प्रक्रिया में अंतर है। जहां राष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, वहीं इनके लिए उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए और उपस्थिति सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए। तो डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों प्रक्रियाओं में। बहरहाल जो भी है, जैसे भी काम चल जाए, चला लेना है, एग्जाम पास करना है और कुछ नहीं करना है हमें। बाकी चीज़ें बाद में भी देखी जाएंगी। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकेगा। दोनों की समान प्रक्रिया है और प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में पास किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। तो ये बातें हमने देखी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो और हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में और प्रक्रिया देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही।